नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली कैश प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 29 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण कैंपस पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले छोटे से रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। देखिए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपने स्टडी को प्लीज थोड़ा सा बैलेंस करिए और लग जाइए थोड़ा सा स्टडी करने में, क्योंकि एग्जाम डेट जब अचानक से आएगी तो एक थोड़ा सा ना शॉकिंग टाइप का रहेगा। इसलिए आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। जो ब्रेक आप लोगों ने बीच में ले रखा है, इस ब्रेक को प्लीज आप लोग समाप्त करिए। मैं लगातार कई दिनों से मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग जो है इस समय प्रॉपर तरीके से जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे वो अभी नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो दरअसल ये आपके लिए क्या है, घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई पर दोबारा से जो है पुनः से जो है वापस आइए। ठीक है, आइए सबसे पहले न्यूज जो कि आजकल मैं डेली आपको दे रहा हूं, आप सभी लोगों को पता होगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से यूपीपीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स के नाम से एक कोर्स लॉन्च किया गया है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों को 2025 या 26 या उसके आगे एग्जाम देना है, वो सभी अभ्यर्थी दरअसल इस कोर्स से जो है लाभान्वित हो सकते हैं। और यहां पर बेसिकली आपका प्री मेंस इंटरव्यू सभी स्तरों की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा यहां पर प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जो आपके प्री के पीवाईक्यूज हैं, मेंस के पीवाईक्यूज हैं, डेली क्विज हो गया, आपका डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, पर्सनली टीचर से गाइडेंस हो गया, मेंटरशिप हो गया, सारी चीजें दरअसल आपको यहां पर इकट्ठे दी जाएंगी। इसमें आल्सो आपका सी सैट, मेंस में आपका निबंध और हिंदी भी आपका सम्मिलित रहेगा। इसलिए एकीकृत रूप में अपने आप में जो है सिलेबस बनाया गया है। यानी कि जो हम लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया है, ये बेसिकली आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है इस कोर्स को लेने के बाद बहुत कम चांस रहेगा कि आप किसी बाहरी स्रोत का इस्तेमाल करें। नगण्य स्थिति रहेगी कि आप किसी बाहरी स्रोत का इस्तेमाल करें, क्योंकि लिमिटेड पढ़ करके आपको जो है मैक्सिमम आउटपुट लेना है। और यही इस जो है कोर्स की खास बात है कि आप कम पढ़ करके अपने सिलेक्शन को लें, बजाय इसके कि बहुत सारा मैटर पढ़ लें और अपने एग्जाम में उसको डाइजेस्ट ना कर पाए, उसको जो है प्रेजेंट ना कर पाए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऑलरेडी हमने कई दिन आपको बताया हुआ है। ठीक है, और अगर इस पूरे कोर्स की बात करें तो हम लोग ये जो बेसिकली कोर्स होगा वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगा। वीडियो हमारे जो है रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलता रहेगा। और आप एप्लीकेशन पर एक बार वीडियो को जो है डाउनलोड करने के बाद असीमित बार उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी है वो है 18 मंथ्स की, यानी कि 18 महीने की, और उसके पहले 9 महीने के अंदर ये कोर्स पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बहुत नॉर्मल फीस पर, ठीक है, बहुत नॉर्मल फीस पर हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। अगर आप इसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ज्यादा इसका आएगा, लेकिन हमने इसके बाद भी बहुत कम रेट में इसको जो है, बहुत कम फीस में इसको जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और इसमें सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि अगर आपने मेंस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया पीसीएस के, तो अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो उस एवज में, यानी कि एज अ गिफ्ट, फिर हम लोग जो है आपको सारी की सारी फीस जो आज की डेट में आप हमें सबमिट करेंगे वो हम आपको एज अ गिफ्ट, एज अ रिवार्ड आपको रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ये डिकोड एग्जाम की सबसे बड़ा जो है कमिटमेंट है आपके लिए, ताकि इन फ्यूचर अगर बाय द वे कुछ प्लस माइनस हो तो दोबारा से पुनः से आप हमारे साथ निःशुल्क रूप से जुड़ करके तैयारी अपनी कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ सारी चीजें हैं। इसके लिए आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। नीचे नंबर्स दिए गए हैं 6307749594 या फिर 9506742546 पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने क्वेरी कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको हमसे बात करनी है या किसी टीचर से बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल का फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करेगा। छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, आप सबमिट कर दीजिएगा। मेरे द्वारा यानी टीचर के द्वारा आपको कॉल आएगी और आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी कंफ्यूजन है या जो भी मार्गदर्शन आपको लेना है वो बेसिकली आपको यहां से प्रदान किया जाएगा। तो आप लोग गूगल फॉर्म को भी फिल करके अपनी क्वेरी जो है प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जो है मेंटरशिप चाहिए, कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो गूगल फॉर्म आप लोग जरूर फिल करिएगा। ठीक है, अब आइए फटाफट हम लोग करते हैं रिवीजन, लेकिन उसके पहले अपनी आंखों को बंद करिए आप लोग, या फिर आप लोग अपने सामने एक कॉपी रखिए, और जैसे ही मैं प्रश्न बोलता हूं लास्ट डे का यानी कि कल का, आपके मन में उस प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए, या फिर आप जो है कॉपी रखिए और वहां पर तुरंत जो है उत्तर को लिखने का प्रयास करिए। और देखिए कि कल आपने जो 7-8 प्रश्न किए थे, क्या उन प्रश्नों का उत्तर आज आपको आता है या नहीं आता है। राइट, चलिए सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, यानी कि AIAM को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है?
तो ये 2028 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो वो है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपको याद होगा। और कल हमने टॉप 5 यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में जो मिली थी उनको हमने आपको बताया था। तो अगर वो टॉप 5 रैंकिंग आपको नहीं पता है तो कल वाले वीडियो में जाइएगा और वहां से टॉप 5 रैंकिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राजील में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है दिनेश भाटिया को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डेविस कप 2024 का विजेता कौन है? तो वो है आपका इटली, और लगातार नहीं, मतलब ये 3 बार जो है बेसिकली ये जीत चुका है डेविस कप, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा अब तक कोई बहाना नहीं, क्या अब तक कोई बहाना नहीं नामक अभियान की शुरुआत की गई है? ये की गई है अन्नपूर्णा देवी के द्वारा, और इसको भी कल हमने आपको डिटेल्स में समझाया था। और इस पॉइंट्स का जो कल हमने इसकी व्याख्या बताई थे, इस व्याख्या को आप लोग मुख्य परीक्षा का जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और वहां पर इसको जो इसकी व्याख्या थी उसको की पॉइंट के फॉर्म में, अगर महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा अगर आप प्रश्न में आपके आता है या एसए में आता है तो उन पॉइंट्स को आप लोग क्या करिएगा, पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए, या यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, या किसी अदर स्टेट पीसीएस के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सुन लो इसको जो मैं कह रहा हूं भाई, ठीक है, नोट कर लो इसको, नहीं तो फिर मेज दबाएगा ना तो भटके भटके फिरोगे, कभी ये नोट, कभी वो नोट, कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी कलकत्ता, ना जो है घूमते फिरोगे, और एग्जैक्ट कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्ट कंटेंट आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पढ़ते समय, और अपनी नजर को पैनी रखोगे तो काम में आएगी चीजें, अन्यथा नहीं काम में आएगी। आरओ एआरओ वाले भी भर्ती सुन ले इस बात को, उनके निबंध में भी ऐसे पॉइंट्स बहुत काम आएंगे करंट के, तो ये पॉइंट सारे के सारे आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, 13वें जीजीआईएम एशिया प्रशांत पूर्वाधिवेशन और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो आपका सुंदर सा प्यारा सा देश कौन सा है? भारत करेगा इसकी मेजबानी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में टीचर ऐप को लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध क्या है, शिक्षकों द्वारा भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना, क्रांति लाना, यानी कि नए नए इन्वेंशन लाना और प्रगति करना एजुकेशन फील्ड में, राइट। नेक्स्ट है, भारत ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2024 IGFME&A का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया आपका दुबई में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह हो गया हमारा कल का प्रश्न जो है रिवीजन का। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था जिसका आंसर बहुत आसान था कि जो श्वेत क्रांति यानी कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसके जनक किसके कहा जाता है, यानी फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो वो होते हैं आपके कौन, वर्गीज कुरियन। इनका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। एक बात मैं आपसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खासकर आरओ एआरओ वाले अभ्यर्थियों से, तो अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो भाई साहब ऐसा है कि प्लीज आप लोग जो है करंट के साथ साथ में बाकी जो अन्य कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और कुछ एक सब्जेक्ट को आप लोग क्या करिएगा, कोर पॉइंट के फॉर्म में आप लोग उसको करिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका इतिहास विषय में इंटरेस्ट नहीं होगा या आपको अगर इतिहास बोरियत फील होता होगा तो इतिहास विषय पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोल दे रहा हूं, ठीक है। इतिहास विषय की जगह पर आप लोग अन्य सब्जेक्ट की जो है तैयारी करिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि सर हिस्ट्री प्रिपेयर नहीं होती है। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर कर लेना है। बात ध्यान से सुनना जरा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी 1900 के बाद का जो इतिहास है मॉडर्न हिस्ट्री में उसको रेडी करना है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, आपको इसके अलावा वैदिक सभ्यता, आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, और गुप्त काल और थोड़ा सा मौर्य काल आपको पढ़ के छोड़ देना है। मेडाइवल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आप लोग मुगल साम्राज्य को पढ़ लीजिएगा, सूफी संत के चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो इतिहास पढ़ते पढ़ते इतिहास बन जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इतिहास की जगह पर आप लोग जितना मैंने बोला है इतना पढ़ना इतिहास में, ठीक है। बाकी जो है आप लोग क्या करना, बेसिकली बाकी आप अन्य विषय पर फोकस करना। इतिहास में गांधी, नेहरू, सुभाष वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, इन 4-5-6 व्यक्तियों को, अंबेडकर, इन 4-5-6 व्यक्तियों को पढ़ लीजिएगा। इनसे संबंधित जो आंदोलन, जो प्रतिक्रियाएं हुई होंगी उस समय, उनको कर लेना, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन, मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया जाता है? कल इसका उत्तर हमने आपको बेसिकली बताया था, एक व्याख्या में हमने आपको एक पॉइंट बताया था।
लेकिन फिर भी आप लोग हाय तौबा मचाते रहते हो कि तो सर क्वेश्चन कम रहते हैं। भाई साहब क्वेश्चन कम नहीं रहते हैं, यदि आप व्याख्या को यानी कि जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है अगर आपको उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको वहीं से मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रश्न देखते हो कि कितने नंबर काउंट करते हो। भाई साहब नंबर काउंट करोगे ना काम नहीं चलने वाला है। आप देखो कि जो दिया जा रहा है आपको वो आपके एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंट है और उसमें क्या कुछ चीजें डिटेल्स में दी गई हैं, राइट। चलिए तो जरा बताओ फटाफट मुझे, कल हमने आपको बताया था कि ये कब मनाया जाता है, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर। जल्दी जल्दी कमेंट करो या फिर अपने मन में सोचो कि इसका उत्तर बेसिकली क्या होगा। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका 25 नवंबर यानी कि 25 नवंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेशन अगेंस्ट विमेन, तो ये हो जाएगा आपका 25 नवंबर यानी कि 25 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। एक बात, दूसरी बात, एक फैक्ट है आपके सामने कि 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए कन्वेंशन पारित किया गया था। अच्छा, एक दिन मैं आपका क्वेश्चन नहीं बता पा रहा था, कमेंट एक्चुअली मैं नहीं देख पा रहा था कई दिनों से। WHO के जो अध्यक्ष हैं उसका उत्तर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, शायद संजय नाम था आपका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी कि मैं कमेंट नहीं देख पा रहा था आपका, ठीक है। चलिए, अच्छा कोई भी अगर चीज हुआ करे तो आप लोग सीधे वेबसाइट पे सर्च कर लिया करिए कि कोई भी चीज है ना तो सीधे आप WHO हो, IMF हो या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी वेबसाइट पे जाइए और वहां पर आप सर्च कर लिया करिए, राइट, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी रहती तो आप प्लीज कमेंट कर दिया करें या फिर आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं, जो भी नंबर हमारा दिया गया है आप वहां पर टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको क्या किया था, घोषित किया था, याद रखिएगा। और कल हमने आपको 2-4 डेटा आपको बताया था कि किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो महिलाओं के जो परिवार के सदस्य होते हैं वही उनके हत्या का बेसिकली क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। और ये अपने आप में जो डेटा कल हमने आपको बताया था वो अपने आप में दर्दनाक था और ये अपने आप में जो हम पिट्टरती जो समाज है हमारा वो बेसिकली हमारे गाल पे एक तमाचा है कि जहां हम लोग एक और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर बड़ी तेजी के साथ महिलाओं के सपनों को कुचलने का भी काम करते हैं। यह दरअसल हमारी बहुत बड़ी कमी है और मुझे लगता है इसको दूर करने का प्रयास वैश्विक स्तर पर करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो चीजें गड़बड़ होंगी। नेक्स्ट है, एक दो फैक्ट आपके सामने और है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 13 फेब को यानी कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फैक्ट भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछा भी जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? यामांडू ओरसी, लुइस लेक्लेपो, लुई वान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि यामांडू ओरसी। ये क्या है? ये बेसिकली आपके उरुग्वे के क्या है, नए राष्ट्रपति हैं। छोटा सा प्यारा सा देश है, अच्छा देश है और वहां पर अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामांडू ओरसी चुने गए हैं, ठीक बात। एक दूसरा, यामांडू ओरसी बेसिकली जो है हिस्ट्री के अपने आप में क्या टीचर है और जो है एक लोक नर्तक भी हैं। ये अपने आप में इनके पास कई सारी जो है क्वालिटीज हैं, अपने आप में अच्छे व्यक्ति हैं माने जाते हैं। और यामांडू ओरसी जो हैं, जो कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट वहां के चुने गए हैं, वो बेसिकली किसका स्थान लेंगे? वो बेसिकली आप जो स्थान लेंगे किसका लेंगे? लुइस लेक्लेपो का स्थान लेंगे। याद रखिएगा, ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात हम लोग थोड़ा सा उरुग्वे की करते हैं तो इसकी कैपिटल जो है यानी कि कैपिटल ऑफ उरुग्वे क्या है? मोंटेविडियो है, याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले। और करेंसी पेसो उरुग्वेओ है, यह भी ध्यान रखिएगा। और उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है क्या है? दूसरा सबसे छोटा देश है बेसिकली। कौन? उरुग्वे, कहां पर? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय संविधान का किस भाषा में अनावरण किया गया है? ठीक है, भाषा आपके सामने दी गई है, गुजराती, संस्कृत, अवधी या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अभी 2 भाषाओं में इसका अनावरण किया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय कौन है? आपकी जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा। तो एक लैंग्वेज है आपकी संस्कृत यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और दूसरी जो आपकी लैंग्वेज है प्लस मैथिली है, ठीक है। मैथिली में बेसिकली क्या किया गया है? इन 2 भाषाओं में बेसिकली इनका जो है अनावरण अभी किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, कब किया गया है? तो यह भी आपको याद रखना चाहिए, संविधान दिवस के अवसर पर यानी कि 26 नवंबर 2024 को बेसिकली इसका जो है अनावरण किया गया है संविधान का।
दो भाषाओं में, संस्कृत और मैथिली में। याद रहेगा, ठीक है। चलो, और इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब, याद रखना इसको, ठीक है। तो इट्स क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश स्टेट में, बिहार में, केरल में या फिर गोवा में भी? तो ये बेसिकली सिंपल सी बात है, तटरक्षक बल है तो सिंपल सी बात है, समुद्री इलाका हो, तटीय इलाका हो बेसिकली होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों नहीं होंगे, ये हो जाएगा आपका, या इनमें से एक होगा, तो ये हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखे थोड़ा सा, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे विकल्प आ जाएगा कि आपके करंट में विकल्प आएगा कि ए विकल्प में केवल एक, ऐसे विकल्प आ गया, या बी में आ गया केवल दो, ठीक है, या सी में आ गया एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके आधार पर जो यहां पर जो कोड दिया गया होगा उसके आधार पर आप लोग जो है चूज करिएगा और देखिएगा कि कैसे आप एलिमिनेट कर पाते हो। एक दिन मैं आप लोगों को एलिमिनेशन टेक्निक में बता दूंगा कि किस प्रकार से, अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से आपके प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं वीडियो तो यस करिएगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। फिर आप देखते तो हो नहीं, मेहनत जाती है बर्बाद, क्योंकि एक वीडियो बनाने में आपको लगता होगा बहुत आसान है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक को हम कैसे फॉलो करें, कैसे हम उन प्रश्नों को सॉल्व करें जो हमें नहीं आता है, अगर यह वीडियो आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन बहुतायत में संख्या होगी तब उसके बाद, ठीक है। चलिए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट न्यूज और, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। तो ये जो वीडियो आपका रिलीज हो रहा है बेसिकली ये बहुत अच्छा है, और खासकर क्योरी बहुत सारी आ रही थी कि सर जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करें, एक एज लिमिट क्रॉस हो गई है, तो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, जॉब में नहीं भी हैं तो भी वो वीडियो आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा बेसिकली केरल में। चलो, तो भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला का आयोजन केरल के कोच्चि में, कहां पर? केरल के कोच्चि में, जिसका आयोजन कब तक चलेगा? 2 दिन तक चलेगा, ठीक है, 2 डेज तक चलेगा ये। और उद्घाटनकर्ता जो वहां के सचिव हैं, कौन? बेसिकली राजेश कुमार सिंह, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कार्यशाला में क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताएं बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी। और यह कार्यशाला बेसिकली जो आपात कंडीशंस होती है, यानी कि जो आपात स्थिति होती है, जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, में खोज और बचाव अभियानों में तटरक्षक की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यानी कि कई बार क्या होता है, तटीय इलाकों में बहुत सारी इमरजेंसीज हो जाती हैं, यानी कि कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो उनमें किस प्रकार से हम तटरक्षक बल का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार उनकी इंपॉर्टेंस होती है, उस पर यह कार्यशाला यानी कि ये वर्कशॉप जो है दरअसल आयोजित की गई थी। ध्यान रखा, प्रश्न आपके एग्जाम में तटरक्षक बलों से आ सकता है, बिकॉज ऑफ अगर आप सामान्य अध्ययन के पेपर 3rd में जाएंगे, वहां पर एक टॉपिक मिलता है आपके सामने, कौन सा? एक टॉपिक आपके सामने है बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, और दूसरा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा। तो ये टॉपिक बेसिकली वहां पर जाके कोरिलेट करेगा और वहां से तटरक्षक बलों के बारे में आपके प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। जरा पेपर का सिलेबस उठाओ और देखो। और एक बात और, आरओ वाले अभ्यर्थी हो या पीसीएस के अभ्यर्थी हो, एक चीज उनके पास जरूर होनी चाहिए। पहली चीज जो है वो है उनके पाठ्यक्रम, उनका सिलेबस। आप अपनी जो है सिलेबस को अपने सामने टेबल पर चिपका दीजिए, उसको डेली देखिए। और दूसरी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका पीवाईक्यूज, चाहे वो प्री का पीवाईक्यूज है, चाहे वो पीवाईक्यूज आपका मेंस का है। यह बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसी भी बड़े आतंकी हमले का मुकाबला करने के लिए भी हाल ही में कहां पर सुरक्षा जो आपके गार्ड होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएसजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं, एनएसजी, ठीक है। इसका जो है बेसिकली एक स्थायी केंद्र बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है, आपके सामने ऑप्शंस है, जम्मू में, लद्दाख में, लेह में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में बनाया गया है, तो ये बेसिकली बनाया गया है जम्मू में। और आपको पता होगा कि जम्मू जैसा एरिया क्या है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, कहीं ना कहीं घुसपैठ वहां पर होती रहती है। तो सुरक्षा मजबूत हो, आपकी बढ़िया हो, इसके लिए बेसिकली वहां पर ये बनाया जा रहा है केंद्र। और वहां पर जो अलग अलग बड़ी बड़ी इमारतें, अलग अलग जो बिल्डिंग्स होंगी, वहां पर इन एनएसजी कमांडोज को क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, ताकि भारत की सुरक्षा मजबूती के साथ जो है बनी रहे और किसी भी नाकाम जो है, जो नापाक जो हरकतें होती हैं, उसको हम क्या हो, उससे हम निपट पाएं
और आपको पता होगा कि आतंकवाद अपने आप में एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या के रूप में सामने आपके उभर आ रहा है। और आतंकवाद के ऊपर एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रश्न आपके एसए में और आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। तो टेररिज्म पर आप लोग क्या करिएगा, टेररिज्म पर बेसिकली आप लोग नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आतंकवाद क्या होता है, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, और आतंकवाद की अभी तक कोई डिफिनीशन नहीं है। बड़े दुख की बात है, खेद की बात है कि व्हाट इज टेररिस्ट या व्हाट इज टेररिज्म, इसकी डिफिनीशन आज तक नहीं डिफाइन हुई है। कोई कहता है टेररिस्ट ये होते हैं, कोई कहता है वो होते हैं, कोई कहता है ऐसे होते हैं, कोई कहता है वैसे होते हैं। लेकिन अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, अगर भारत उसमें अगर शामिल होता है तो कहीं ना कहीं शायद टेररिज्म की जो डिफिनीशन है वो डिफाइन की जा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो 5 स्थायी जो सदस्य होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, आपको पता होगा शायद भारत को शामिल करने की बात इसमें कही जा रही है, लेकिन चीन के अड़ंगे की वजह से बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। आगे उम्मीद जताई जा रही है कि भारत इस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है। ठीक है, बड़ी बड़ी सभी कंट्रीज सपोर्ट करती हैं, लेकिन दिक्कत आपका सुंदर सा जो देश बगल वाला है कौन सा, चाइना, जिसका सामान आप इस्तेमाल करते हो खूब सारा धड़ल्ले से, उसी का है। सामान से एक बात याद आ गई, एक अच्छी बात आप लोगों के लिए कि हो सके तो आप लोग स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना सीखिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपके देश के विकास के लिए है। ये बात आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप कहेंगे जी ऐसे कैसे हो सकता है, स्वदेशी कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वदेशी अगर वस्तु का अगर बात आती है तो बेसिकली वो कुटीर उद्योग पर जो आधारित जो वस्तुएं होती हैं, अर्थात जिन वस्तुओं को बनाने में किसी हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है, दैट्स प्रोडक्ट कॉल्ड जीरो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी कि जिसमें सूक्ष्म तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिसमें किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट या बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसी वस्तुओं का आप इस्तेमाल करिए। जैसे कि दीपक हो गया आपका, जैसे कि अगरबत्ती हो गई, जैसे कि मोमबत्ती हो गई आपकी, या जैसे कुछ खिलौने हो गए आपके, या कुछ घर के सामान हो गए। ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल जिसमें किसी बड़े जो है टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी वस्तुओं को बेसिकली आप लोग अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करें, तभी देश क्या होगा, विकास करेगा। नहीं तो आप अगर हर वस्तु विदेशों से ला करके लोगे तो आपका पैसा जाएगा बाहर और आप हो जाओगे क्या, कंगाल। ठीक है, स्वदेशी से मतलब यह नहीं होता है कि आप हर चीज अपने ही देश का इस्तेमाल करें। स्वदेशी का मतलब बेसिकली यह होता है कि जो चीज हम बना सकते हैं वो चीजें हम अपने यहां की ही लें। ठीक है, बाकी जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई, उसको तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं अडॉप्ट करेंगे तो आप जो है डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो एक अलग केस है। अब आप कहने लगे सर आपने तो चाइना का जूता पहना हुआ है, ठीक है, तो चाइना का जूता पहना तो नहीं पहनना है, लेकिन आप फोन अगर क्या कहते हैं, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है तो अगर वो चाइना का है तो आपको यूज करना पड़ेगा, या तो आप डेवलप कर लो उसको। अगर आप डेवलप नहीं कर पाते हो तो आपको डेवलपमेंट के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वो एक अलग केस है। लेकिन जो छोटी चीजें हैं उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ठीक है, तो कहा भी गया था कि मेरा मन स्वदेशी तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। सॉन्ग सुना होगा आपने, बड़ा अच्छा है। राजीव दीक्षित जी को अगर आप लोग जानते होंगे तो बेसिकली उनके द्वारा गाया जाता था सॉन्ग। ठीक है, चलिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसी भी बड़े आतंकी हमले के निपटारे के लिए या उसके मुकाबले को करने के लिए बेसिकली क्या है, जम्मू में जो एनएसजी जो गार्ड्स हैं, यानी कि जो सुरक्षा गार्ड है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, उनका एक केंद्र वहां पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर हमने लिखी हुई है। और यह केंद्र बेसिकली जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों के बाद जो है बनाया गया। आप लोग पता होगा कि जो हमारे जो सुरक्षा गार्ड्स होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, उन पर क्या होता है बेसिकली आजकल आतंकवादियों ने एक अलग तरीके का जो है वो तरीका बनाया हुआ है कि वो हमारे सुरक्षा गार्डों पर बेसिकली हमला करते हैं। और कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा जो है नुकसान हमारे देश का होता है, क्योंकि एक एक सैनिक को बनाने में बहुत पैसा लगता है। एक सैनिक अपने आप में कई सारे व्यक्तियों के बराबर होता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग इन आतंकवादियों जो ये काम किया है ये बहुत गलत किया है। पहले आप लोगों ने देखा होगा आज के 7, 8, 10 साल पहले, 15 साल पहले टेररिस्ट क्या करते बेसिकली जो आम जनमानस जो होती है, यानी कि जो पब्लिक, लोकल पब्लिक होती है, वहां पर हमले करते थे। लेकिन अभी इनका ट्रेंड क्या हुआ, चेंज हो गया है। और चेंज होने के बाद ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, जो कि इनकी बहुत ही नीच हरकत। और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है, और इसी के रेफरेंस में बेसिकली जो है जम्मू में एनएसजी सेंटर बनाया जा रहा है। राइट, चलिए। एनएसजी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। और इसके अलावा इसकी अगर आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका क्या है, आदर्श वाक्य है।
1984 में स्थापना वर्ष इसकी होती है, 1986 में जो है ये अपने आप में जो है प्रभावी हो गया था, ठीक है, एक विधेयक के द्वारा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मंत्रालय ये गृह मंत्रालय के जो है अधीक्षण में यानी कि निरीक्षण में काम करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह बेसिकली क्या हुआ, प्रभावी हो गया, यानी कि इफेक्टिव हो गया, ठीक है। इसका गठन देश में आतंकवाद से लड़ने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया था, यानी कि टेररिस्ट से निपटने के लिए, यानी कि टेररिज्म से निपटने के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनका जो ड्रेस होती है, बाकी जो ये सब लगाते हैं, बांधते पीछे साफा वगैरह टाइप का, वो सभी का सभी क्या होता है, ब्लैक होता है, इसलिए इनको ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन ब्लू के नाम के बाद जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का जो क्या होता है, महानिदेशक जो होता है वो करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महानिदेशक जो होता है बेसिकली एनएसजी का, वो एक आईपीएस अधिकारी होता है, एक बड़ी पोस्ट मानी जाती है, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आप यूपीएससी के थ्रू आईएएस या आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनते हैं, या पीसीएस के थ्रू अगर आप एसडीएम डीवाईएसपी बनते हैं, तो एक बड़ी रैंक पर जो है आप जाएंगे, इसलिए अपनी मेहनत को दिन दूनी रात चौगुनी करिए आप लोग, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा एक फैक्ट मैंने यहां पर आपको मेंशन किया हुआ, ठीक है, पीडीएफ में इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात सरकार ने कहां पर कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है? सूरत, गांधीनगर, राजकोट या इनमें से कोई नहीं, तो ये किया है बेसिकली आपका गांधीनगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो मैंने बताया आपको। दूसरा, इसका लक्ष्य क्या है, अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना इसका लक्ष्य है। और योजना के तहत जो अधिकतम ऋण राशि है वो क्या हो जाएगी, 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। ये फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न जो है बेसिकली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो सब्सिडी राशि है 1,25,000 रुपए से बढ़ाकर के 3,75,000 रुपए कर दी गई है, तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में कौन सा राज्य जो है अभी प्रथम स्थान पर है? और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या सॉरी बेसिकली जो गुजरात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में कौन सा राज्य सबसे अच्छा, ये गुजरात कर दीजिएगा, ये कौन हो गया है, गुजरात। गुजरात सबसे क्या है, अग्रणी राज्य है, ठीक है, एक बात। दूसरा, केरल और उत्तर प्रदेश में 51 हजार सौर जो प्रणालियां हैं वो क्या है, स्थापित कर दी गई हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो यह भारत में घरों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है, एक सरकारी योजना है ये, ठीक है। ये जो योजना है आपकी कौन सी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं और बिजली कनेक्शन लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। तो अपने आप में ये बहुत व्यापक योजना है, और आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय सभी की छतों पर मोस्टली जो है सौर ऊर्जा का पैनल आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। नोट, अगर बात हम लोग करते हैं इसकी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, तो यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। और अगर हम बात इसकी शुरुआत की करते हैं तो 15 फरवरी यानी कि 15 फरवरी 2024 को बेसिकली इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान अभी हाल ही में फेंगल चर्चाओं में रहा, इसका संबंध किससे है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फेंगल बेसिकली इसका संबंध किससे है, वे ऑफ बंगाल से है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से है। और वहीं पर अभी क्या है, वायुदाव में अंतर के कारण बेसिकली फेंगल जो चक्रवात है उसकी उत्पत्ति की बात कही जा रही है। चक्रवात के बारे में हमने आपको कई बार आपको समझाया भी है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि चक्रवाती तूफान फेंगल का संबंध बंगाल की खाड़ी से है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गहरे दबाव का क्षेत्र के कारण चक्रवाती तूफान फेंगल में बदलने की इसकी क्या है, आवश्यकता व्यक्त की गई है। नामकरण बेसिकली फेंगल का सऊदी अरब ने किया है, एक बार इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा आप लोग, कई बार गलत हो जाता है। चक्रवात की बात करते हैं, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और चक्रवात मैंने कई बार आपको समझाया है, अगर आपको याद होगा तो जरा आप लोग मुझे बताओ कि बेसिकली क्या होता है। तो चक्रवात की अगर हम बात करते हैं तो चक्रवात में क्या होता है, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट पे जरा समझ लीजिएगा एक बार। चक्रवात में बीच में क्या होता है भैया, जल्दी बताओ। चक्रवात में बीच में क्या होता है, लो प्रेशर होता है और बाहर क्या होता है,
हाई प्रेशर होता है, आपको पता होगा। पवनें बेसिकली क्या करती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। पवनों का एक खास गुण होता है कि वो हमेशा जो प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर उच्च वायुदाब और यहां पर निम्न वायुदाब है तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करेंगे, रोटेट करेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि बेसिकली क्या होगा, इसके लिए दो कंडीशन चक्रवातों के लिए होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए दो कंडीशन फेवरेबल होती हैं। पहली जो कंडीशन होती है वो होती है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड का होना, इससे अधिक का टेंपरेचर होना। और दूसरा जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, कोरियोलिसिस बल का होना, कोरियोलिसिस बल का होना। ये दो कंडीशन जब होती हैं तो बेसिकली क्या होता है, चक्रवात आपका आता है, ठीक है। और कोरियोलिसिस बल के बारे में आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उस पर उससे उत्पन्न जो बल होता है वो बेसिकली कोरियोलिसिस बल होता है। एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली और है कि कोरियोलिसिस जो बल होता है बेसिकली जो विषुवतीय क्षेत्र होता है वहां पर यानी कि विषुवत रेखा पर कम बनता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो बेसिकली विषुवत रेखा पर कम पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर हम लोग चक्रवात की बात करते हैं थोड़ा सा, तो ये देखिए आप थोड़ा सा सरफेस को देखिए, ये हो गया आपका क्या, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर आपका बेसिकली हो गया, ठीक है। और इसके जो है बेसिकली क्या होगा, इसके जो है लगभग 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री क्या उत्तरी अक्षांश, ये जो क्षेत्र होगा, ठीक है, बेसिकली ये वाला जो क्षेत्र होगा यहीं पर क्या होता है आपका, ठीक है, ये जो आपका पूरा का पूरा एरिया होगा यहीं पर बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है आते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 30 और ये हो गया आपका ये भी 30, ठीक है। तो यहां पर आते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको पढ़े होंगे अपनी ज्योग्राफी में। और 30 डिग्री से लेकर के इधर 65 डिग्री, क्या ये 65 डिग्री, और 30 डिग्री से लेकर के ऊपर भी 65 डिग्री, ये जो आपका एरिया होगा, ठीक है, आपका ये जो एरिया होगा इसमें बेसिकली जो चक्रवात आएगा वो होगा आपका कौन सा चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा इसमें। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर बात करते हैं तो इक्वेटर में 0 से लेकर के लगभग या 5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक उत्तरी अक्षांशों में, और सेम इसी तरीके से दक्षिणी अक्षांश। जबकि जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो बेसिकली 30 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांशों के मध्य में आते हैं, ठीक। एक बात तो ये हो गई। अब एक चीज और होती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आइए हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो ये चक्रवात क्या होगा, चक्रवात इसमें क्या होगा, बेसिकली बीच में लो प्रेशर और यहां पर हाई प्रेशर। चक्रवात जो बेसिकली आपके उत्तरी अक्षांश में आएंगे वो आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, और ये कुछ इस प्रकार से घूमेंगे, यानी कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की अगर जाएंगे तो ये घड़ी के सुई के विपरीत, यानी कि कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, कुछ ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अलग समझाएं आपको, तो ये देखिए जरा एक बार, यहां पर लिख लीजिए आप लोग क्या, चक्रवात, ठीक। यहां पर लिख लीजिए आप लोग क्या, प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात, ठीक है, प्रतिचक्रवात। ये देखिए, अब थोड़ा सा फटाफट जल्दी हम लोग समझ लेते हैं। चक्रवात का विपरीत क्या होता है, प्रतिचक्रवात होता है, ठीक है। तो यहां पर लो प्रेशर अगर है तो यहां पर हाई प्रेशर होगा, प्रतिचक्रवात में ठीक इसका उल्टा होगा, यहां पर हाई प्रेशर होगा, यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो पवनें यहां पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जा रही हैं, तो इस तरीके से, और यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ इस प्रकार से रोटेट करेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से रोटेट करेंगे, ठीक है। चलो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये चक्रवात होता है, चक्रवात में जो उत्तरी गोलार्ध होगा, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी होती है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। और चक्रवात का विपरीत प्रतिचक्रवात होता है, तो यहां पर इसकी दिशा क्या होगी, जैसे ऐसे मान लीजिए, ये देखिए, है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो चक्रवात का विपरीत क्या होता है, प्रतिचक्रवात होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवातों की दिशा कैसी हो जाएगी, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका ठीक विपरीत क्लॉकवाइज, क्या, क्लॉकवाइज। और यहां पर चक्रवातों की दिशा दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज थी, तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। एक बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है कि चक्रवात में बेसिकली दो चीजें होती हैं, तेज बारिश आंधी तूफान आती है, जबकि इसका ठीक विपरीत शीतो जो है प्रतिचक्रवात होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर तेज आंधी तूफान आएगा तो यहां पर क्या होगा, मौसम साफ होगा, ध्यान रखिएगा। और
शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं बेसिकली वो पछुआ पवनों के कारण क्या होते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है रोटेट करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, और इनकी जो आकार होता है वो बेसिकली अंडाकार या गोलाकार होता है। ठीक है, तो 2-3 कंडीशन यहां पर बनती हैं, इसको एक बार आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम पूछता है कि बताओ चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है, तो आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवातों की दिशा जो है दक्षिण गोलार्ध में कैसी होती है, तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज। और ठीक इसका विपरीत अगर आप चक्रवात में कर देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज। साउथ में जो है क्लॉकवाइज, तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया आपका, थोड़ा सा मैंने हल्का फुल्का समझा दिया है, बाकी आप लोग डिटेल्स में इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा आज का बेसिकली महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी चक्रवात में एक प्रश्न और आता है कि बताओ ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं चक्रवात को, तो जैसे वहां पर विली विली बोलते हैं, भारत में आपके क्या बोलते हैं, भारत में आपके चक्रवात बोलते हैं, और चाइना में क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरा बताइएगा, और ये फैक्ट आप लोग रेडी भी कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलो, बाकी आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, यह है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च, 9 मार्च, 12 मार्च, 21 मार्च। जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, दूसरा ये मैं आजकल आपको बता रहा हूं, आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर आपका फोकस बेसिकली आरओ पीसीएस पर है, तो आरओ और पीसीएस वीडियो टेस्ट सीरीज के नाम से प्रोग्राम चल रहा है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 9000 प्रश्नों के माध्यम से पूरा आपका सिलेबस का जो रिवीजन कराया जाएगा टेस्ट के माध्यम से, और बेसिकली इसमें 15 आपके जो है टेस्ट होंगे, किसके 15 जो आपके टेस्ट होंगे वो आरओ के होंगे, 10 टेस्ट आपके पीसीएस के होंगे, 5 आपका सीसैट का टेस्ट होगा। तो ये बाकी डिटेल्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कई दिनों से बता रहा हूं, तो डिटेल्स इसको नहीं बता रहा हूं। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है, इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को बढ़िया करना है, तो उसके लिए आप लोग लिखिएगा वीडियो टेस्ट व्हाट्सएप पर, उसको भेज दीजिएगा 9506742546 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ठीक है, तो ये हो गई आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज। और बाकी अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या होते हैं समझाइए, ये आज आपका मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।